लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के टॉपिक पे। और आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है वाइड मैरिज एंड वाइडेबल मैरिज। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम जब वाइडेबल मैरिज के बारे में बातें हैं तो वाइडेबल मैरिज को लेके, माफ कीजिएगा, वाइड मैरिज को लेके जो प्रावधान है वो है सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई शादी हुआ, हिंदू विवाह हुआ इस एक्ट के लागू होने के बाद, और वह हिंदू विवाह हुआ है जो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 5 क्लाउज 1, क्लाउज 4 एंड क्लाउज 5 में, इस प्रावधान को अगर कॉन्ट्रावेन करके, इस प्रावधान को ब्रीच करके, इसका हनन करके अगर हुआ है मैरिज, तो वह मैरिज क्या माना जाएगा? वह मैरिज वाइड माना जाएगा। तो आपको इन ब्रीफ समझाते हैं कि ये प्रावधान क्या है। सेक्शन 5 का क्लाउज 1 क्या कहता है कि शादी के वक्त लड़का या लड़की का जीवन साथी उसके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि शादीशुदा हो या ना हो, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति जो शादीशुदा है अगर वो तलाक ले लेता है, उसको तलाक दे दिया जाता है, या जो उसका स्पाउस है वो मर चुका है या मर चुकी है, तो वो शादी कर सकता है दोबारा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या समझना है कि शादी करते वक्त लड़का या लड़की का हस्बैंड नहीं होना चाहिए। क्लियर? या लड़का है तो उसका वाइफ नहीं होना चाहिए, लड़की है तो उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। पहला पॉइंट। जो चौथा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट में दोस्तों क्या कहता है कि जो पार्टी है टू मैरिज, दैट मीन जो लड़का लड़की में शादी हो रहा है, वह एक दूसरे का सपिंड नहीं होना चाहिए। अब ये सपिंड रिलेशन क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन ब्रॉड डिस्कस करूंगा। आज इस लेक्चर में आप ब्रीफ में समझिए कि क्या होता है सपिंड रिलेशन। फादर के तरफ से 5 जनरेशन तक और मां के तरफ से 3 जनरेशन तक जो भी रिलेशन आएगा वह रिलेशन एक दूसरे का क्या माना जाएगा? सपिंड माना जाएगा। ठीक है, और अगर सपिंड है पार्टी टू मैरिज और वो दोस्तों शादी करता है तो वो मैरिज क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट टू द कस्टम, अगर उन दो व्यक्तियों में ऐसा कस्टम है कि सपिंड के बीच में शादी हो सकता है तो वो मैरिज वैलिड है। क्लियर? अब जो 5वां क्लाउज है वो कहता है कि पार्टी टू मैरिज, लड़का या लड़की जिसमें शादी हो रहा है वह डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक ब्रीफ समझाते हैं कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन के अंतर्गत चाचा भतीजा, चाची भतीजी, ठीक है, 2 भाइयों का बेटा बेटी, 2 बहनों का बेटा बेटी, 1 भाई बहन का बेटा बेटी, ये सब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत आते हैं। और अगर ये सभी में अगर मैरिज हुआ तो ये मैरिज क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन सब्जेक्ट टू द कस्टम, अगर कस्टम है तो फिर मैरिज वैलिड मान लिया जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया वाइड मैरिज का कॉन्सेप्ट। देखिए मैरिज वाइड है, अगर मान लीजिए कोई हिंदू मैरिज हुआ इन प्रावधान को कॉन्ट्रावेन करके, वह हिंदू मैरिज का जो हुआ है इस एक्ट के लागू होने के बाद, लेकिन सिर्फ इस प्रोविजन के कॉन्ट्रावेन कर देने से ही वो वाइड नहीं मान लिया जाएगा। इसके लिए पिटिशनर को कोर्ट जाना होगा, पिटिशन फाइल करना होगा, और जब कोर्ट उस पिटिशन पे डिक्री ऑफ नलिटी पास करेगी और डिक्लेयर करेगी मैरिज को वाइड, तभी जाके मैरिज वाइड माना जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? अब आइए वाइडेबल मैरिज में बात करते हैं। वाइडेबल मैरिज क्या होता है? वाइडेबल मैरिज होता है वह मैरिज जिसको हम लोग वैलिड भी कर सकते हैं, जिसको हम वैलिड भी कर सकते हैं, और जो वाइड भी किया सकता है, जिसको हम लोग एनल्ड भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं उस मैरिज को। तो वाइडेबल मैरिज को आखिर, क्योंकि वाइडेबल टर्म ही होता है जिसको शून्य किया जा सकता है। ठीक है, तो किन किन ग्राउंड पे हम वाइडेबल मैरिज को शून्य कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं? तो पहला है ग्राउंड वाइडेबल मैरिज के लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 12, और इसका जो पहला ग्राउंड है वो यह कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए।
रिस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स पिटिशनर रिस्पोंडेंट के इंपॉर्टेंसी के ग्राउंड पे पिटिशन फाइल कर सकता अंडर सेक्शन 12। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है नपुंसकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर मैरिज हुआ सेक्शन 5 के क्लाउज 2 को कॉन्ट्रावेन करके, सेक्शन 5 के क्लाउज 2 को कॉन्ट्रावेन करके अगर कोई शादी हुआ है, हिंदू मैरिज हुआ है, तो वो मैरिज क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। उसको हम लोग एनल्ड कर सकते हैं, पिटिशनर उसको एनल्ड कर सकता है, खारिज कर सकता है। तो सेक्शन 5 क्लाउज 2 में क्या प्रावधान है कि शादी के वक्त जो पिटिशनर है और रिस्पोंडेंट है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, क्लियर। या फिर अगर साउंड माइंड का है लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, और उस मेंटल डिसऑर्डर का जो नेचर है, जो एक्सटेंट है, वो उस प्रकार है कि वो मैरिज के लिए अनफिट है, बच्चे को प्रजनन करने के लिए भी अनफिट है, ठीक है। तीसरा है कि उसको अगर रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी आता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ते रहता है, तो इस ग्राउंड पे भी क्या हो सकता है? मैरिज वॉइडेबल हो सकता है, ठीक है, क्लियर। नहीं होना चाहिए ये सब जो मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन बताया मैरिज को लेके पार्टी का, वो नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो इसको कॉन्ट्रावेन करके हुआ मैरिज, और वो मैरिज का जो इफेक्ट होगा क्या होगा? वॉइडेबल मैरिज होगा, क्लियर। अब जो तीसरा है वो कहता है कि अगर शादी हुआ और शादी में हिंदू मैरिज हुआ, उसमें पिटिशनर का कंसेंट, या फिर 1978 के पहले चाइल्ड मैरिज जब लीगलाइज था, तो 1978 में क्या हुआ? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट पास हुआ, उसके बाद से बाल विवाह का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन 1978 के पहले चाइल्ड मैरिज का तो लीगलाइज था, कोई भी चाइल्ड मैरिज हो सकता था, ठीक है, उसका पेनल्टी नहीं होता था। तो 1978 के पहले अगर पिटिशनर के गार्जियन का कंसेंट फोर्स के थ्रू या फ्रॉड के थ्रू लिया गया है, फ्रॉड मैरिज के सब्जेक्ट मैटर को लेके अगर हुआ है, ठीक है, उसके नेचर को लेके हुआ है, ठीक है, उसके सर्कमस्टांसेस को लेके हुआ है, तो इस ग्राउंड में मैरिज क्या होगा? वॉइडेबल मान लिया जाएगा, क्लियर। अब देखिए जो चौथा है वो क्या कहता है? चौथा कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज, माफ कीजिएगा, एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर जो रिस्पोंडेंट है वो प्रेग्नेंट है पिटिशनर को छोड़ किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो इस ग्राउंड पे भी क्या मान लिया जाएगा? मैरिज वॉइडेबल मान लिया जाएगा। और अगर इन प्रावधान को कॉन्ट्रावेन करके अगर कोई शादी हुआ तो वो मैरिज वॉइडेबल है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि पिटिशनर अगर चाहे तो इस ग्राउंड पे मैरिज को वैलिड रखने भी दे सकता है, कोर्ट जा ही ना, या फिर इस ग्राउंड पे कोर्ट जाके उसको एनल्ड खारिज करवा सकता है कोर्ट के डिक्लेरेशन के थ्रू, क्लियर। इसके लिए उसको पिटिशन फाइल करना होगा। तो देखिए इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रोविजन में आते हैं सेक्शन 12 का, ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर पिटिशन का ग्राउंड पिटिशनर के कंसेंट को फ्रॉड या फोर्स के द्वारा लिया गया है, इस ग्राउंड पे अगर पिटिशन फाइल्ड हुआ पिटिशनर के द्वारा, तो कोर्ट इस पिटिशन को इंटरटेन करने से पहले कुछ ऐसे बिंदुओं पे ध्यान देगी, गौर करेगी, जैसे कि क्या फोर्स जो सीज्ड हो गया, फोर्स का जो प्रभाव खत्म हो गया, या फ्रॉड जो डिस्कवर्ड हुआ, फ्रॉड का पता लगने के बाद पिटिशन कब फाइल हुआ है, क्या 1 साल के बाद फाइल हुआ है? अगर 1 साल के बाद फाइल हुआ है इस ग्राउंड पिटिशन, तो फिर क्या होगा? वो खारिज कर देगी, क्लियर, पिटिशन को कोर्ट। दूसरा कि फ्रॉड के डिस्कवर होने के बाद, फोर्स के सीज्ड होने के बाद जो पार्टी टू मैरिज है क्या एक दूसरे के साथ एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं या नहीं, ये सब बातों पे कोर्ट ध्यान देगी, उसके बाद ही पिटिशन को एंटरटेन करेगी, क्लियर। अगर देखिए पिटिशन ग्राउंड रिस्पोंडेंट का प्रेगनेंसी है, तो इस पिटिशन को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट किन किन बातों को ध्यान देगी? वो है पहला कि क्या पिटिशनर को रिस्पोंडेंट का प्रेगनेंसी के बारे में एट द टाइम ऑफ मैरिज पता था या नहीं, ठीक है। दूसरा कि अगर मान लीजिए शादी हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने के पहले हुआ है, तो क्या पिटिशन को हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने के 1 साल के भीतर फाइल किया गया है या नहीं। और दूसरा कि अगर मैरिज इस एक्ट के लागू होने के बाद हुआ है, तो जिस डेट को मैरिज हुआ है उस डेट के 1 साल के भीतर पिटिशन फाइल हुआ है नहीं। और तीसरा कि क्या पिटिशनर को जब पता चला कि रिस्पोंडेंट प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद पिटिशनर के साथ जो मैरिटल इंटरकोर्स है रिस्पोंडेंट के द्वारा
पिटिशनर के सहमति से हुआ है या नहीं। तो ये सब पहलुओं को देखने के बाद ही कोर्ट जो है प्रेगनेंसी ग्राउंड पे जो पिटिशन फाइल्ड हुआ है उसको एंटरटेन करेगी, अन्यथा क्या करेगी, उसको उस पिटिशन को डिसमिस कर देगी। तो ये था कॉन्सेप्ट आपको वाइडेबल मैरिज को लेके क्लियर। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं कि वाइड मैरिज और वाइडेबल मैरिज, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करना चाहिए कि अब मान लीजिए कोई शादी हुआ, कोई हिंदू मैरिज हुआ, सेक्शन 5 के क्लाउज 3 में जो प्रावधान दिया है उसको वायलेट करके, तो क्या उस मैरिज का प्रभाव कैसा होगा? क्योंकि देखिए सेक्शन 5 क्लाउज 3 में जो प्रावधान दिया है उसको वायलेट करके अगर मैरिज हुआ तो ना तो वो वाइड मैरिज की कैटेगरी में आता है, ना ही वो वाइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आता है। तो उस मैरिज का क्या नेचर होगा? दैट मीन्स कि जो सेक्शन 5 क्लाउज 3 उसमें क्या कहता है कि लड़का का वर्ष जो उम्र है वो 21 का होना है और जो लड़की है उसका 18 होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर नहीं हुआ तो वो बाल विवाह की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन उस मैरिज का क्या प्रभाव है, क्या इंपैक्ट है, ये आपको कमेंट करके बताना है इस लेक्चर में क्लियर। क्योंकि उस मैरिज वो मैरिज जो है ना तो वाइड मैरिज की कैटेगरी में आ रहा है जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ना वो वाइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ और जानते हैं इस मैरिज को लेके कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वाइड मैरिज कमिट करता है, वाइड मैरिज करता है या फिर वाइडेबल मैरिज करता है, तो क्या उसको कोई सजा होगी? क्या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वाइड मैरिज करता है तो क्या उसको कोई सजा हो सकती है? क्लियर है? तो देखिए बिल्कुल हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए यहां पे समझते हैं कि कोई व्यक्ति वाइड मैरिज के केस में अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसका पति या पत्नी जीवित है फिर भी वो दूसरा शादी कर रहा है तो वो बाइगेमी कमिट कर रहा है, जिसको पेनलाइज किया जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 के तहत, जिसको पढ़ना है हमको आईपीसी के सेक्शन 494 के अनुसार, ठीक है, के साथ। और अगर क्लाउज सेक्शन 5 के क्लाउज 4-5 को कॉन्ट्रावेंट करके मैरिज हुआ तो फिर इस मैरिज को भी पेनलाइज किया गया है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को भी सजा होगी जो होगी सेक्शन 18 के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वाइडेबल मैरिज की बात करते हैं तो अगर कोई व्यक्ति वाइडेबल मैरिज कमिट किया है या वाइडेबल मैरिज हुआ है तो इसको लेके कोई जो पेनाल्टी है, पेनाल्टी प्रोविजन नहीं दिया गया है। क्लियर, समझ में आ गया? तो दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि वाइड मैरिज कब होगा, किस किस ग्राउंड में मैरिज वाइड हो जाएगा और वाइडेबल मैरिज क्या होगा। आपको नोट क्या करना है कि वाइड मैरिज के लिए शादी कब होना आवश्यक है, इस एक्ट के लागू होने के बाद, और वाइडेबल मैरिज के केस में इस एक्ट के लागू होने के पहले भी अगर कोई शादी हुआ है या इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कोई शादी हुआ है तो भी वो मैरिज वाइडेबल माना जाएगा अगर इन प्रावधानों का कॉन्ट्रावेंट करके अगर वो हुआ है तो। क्लियर? और बाकी मैंने इन ब्रीफ बताया कि क्या कंडीशन होता है हिंदू मैरिज के एसेंशियल कंडीशन पे हमने इन ब्रीफ डिस्कस किया सेक्शन 5 को। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।